हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 800 से अधिक क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट है और इसमें 406 क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चंस अगले पार्ट में होंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के दो पार्ट्स बना चुका हूँ जिसमें 1000 से अधिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये वीडियोस आपके लिए बेस्ट वीडियोस होंगे रिवीजन के लिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए बेस्ट रिवीजन वीडियोस होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो टॉपिक वाइज मैंने रखा है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का एक अंग हुआ करता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत में किया गया था ग्रीक भाषा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की उत्तरी सीमा कौन सी है? तो उत्तरी सीमा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जो है उत्तरी सीमा है। फिर अगला है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय जो मानक समय है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। फिर अगला है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का जो प्रामाणिक समय है ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह है। तो वहाँ के लोकल टाइम के अनुसार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इलाहाबाद के समीप या प्रयागराज के समीप कह सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच यानी कि जो 0 डिग्री लाइन है, तो उस टाइम में अंतर कितना है? तो अंतर है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणतम भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 876 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है टोटल? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ये भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है, अगर द्वीपों को मिला करके बात करें तो 7516.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो अगर द्वीपों को ना मिलाया जाए तो फिर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसको ध्यान रखिएगा, 6100 किलोमीटर है। फिर अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 2.4%। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है? तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है यानी कि टेरिटोरियल वाटर, ये बाउंड्री जो है कहाँ तक है? तो ये है 12 मील दूरी तक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिजिवस जोन, ये जो है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का जो संलग्न क्षेत्र है
प्रादेशिक जल सीमा जो कि 12 मील तक है, उसके भी आगे 24 मील तक और जाएंगे तो भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन की बाउंड्री है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मील। फिर अगला है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो प्रादेशिक जल सीमा ये 12 मील तक, फिर जो है संलग्न क्षेत्र वो 24 मील, उसके भी बाद जो है 200 मील और आगे तक जाएंगे तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की सीमा वहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 200 मील। फिर अगला है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो समुद्र के तट पर हैं 9 राज्य, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 राज्य। फिर अगला है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। फिर अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से होकर के गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र यानी मी से हो जाता है मिजोरम, ता से हो जाता है त्रिपुरा, फिर जो है पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और फिर गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और झार, तो झार से हो जाता है झारखंड। ठीक है, तो ये इतने राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे नहीं गुजरती, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है, तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप केमोरिन। ये मुख्य भूमि की अगर बात की जाएगी तो केप केमोरिन होगा, लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं दिया गया हो तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा केप केमोरिन। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे मुख्य भूमि करके नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा? पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग भी है, और पिग्मेलियन पॉइंट भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर अगला है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंबन चैनल। फिर अगला है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग किया जाता है? तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। फिर अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास ये किसके बीच में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान यानी लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। फिर अगला है, दीव एक द्वीप है, तो दीव जो कि द्वीप है ये किसके तट पर है? दमन के तट पर, या गुजरात के तट पर, या महाराष्ट्र के, या गोवा के? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीव जो है ये गुजरात के तट पर है। फिर अगला है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाक जल संधि। फिर अगला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा सीमा बनाती है वो है मैकमोहन रेखा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। फिर अगला है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो
भारत के सुदूर पूर्व में, मतलब सबसे पूर्व में जो है, भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है म्यांमार। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे जो है भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश, लेकिन सबसे पूर्व में म्यांमार। फिर अगला है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो जो मैकमोहन रेखा है, जो कि चीन के साथ जो बॉर्डर है अपना, उसका नाम है। तो ये जो है किसकी उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किसकी है, गोवा की। फिर अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भूटान के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। और जो पीओके वाला क्षेत्र है, अगर उसको शामिल करते हैं तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की भी सीमा भारत से लगती है। तो अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है, तो इसलिए भूटान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत जो है 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, फिर है वृहत मैदानी प्रदेश, और फिर है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, और फिर है सागर तटीय प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। फिर अगला है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये जो है उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कठियावाड़ तट और कोंकण तट और मालाबार तट, ये जो है पश्चिमी तट के भाग हैं, जबकि कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु के पास वाला हिस्सा है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी तट का भाग है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट ये जो है गोवा से लेकर के दमन तक विस्तृत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा से दमन। फिर अगला है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई है। तो जो लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं, ये प्रवाल भित्तियों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति से। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बैरन एवं नारकोंडम। फिर अगला है, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है। तो न्यू मोर द्वीप ये कहाँ पे है, ये है बंगाल की खाड़ी में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। फिर अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पे सेलुलर जेल है जहाँ पे काला पानी की सज़ा होती थी, तो वहीं पे भेजा जाता था। फिर अगला है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, अरब सागर में है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दीव स्थित है। तो दीव जो है ये द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये है खंबात की खाड़ी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। फिर अगला है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप जो कि 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36। फिर अगला है, जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है वो है अक्साई चीन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्साई चीन।
फिर अगला है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। फिर अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये किस विशाल भूखंड का भाग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा ये तीनों जो है कर्क रेखा पर ही स्थित हैं, लेकिन मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में है। फिर अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो ये 9 राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। फिर अगला है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो न्यू मोर द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको लेकर के विवाद है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगी है। तो म्यांमार, असम और त्रिपुरा की सीमा जो है मिजोरम से लगती है, नागालैंड की नहीं लगती। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश से जो है असम की सीमा लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की लगती है, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो दादरा और नगर हवेली ये जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात व मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर या ये कहाँ पे स्थित है। तो ये है दक्षिणी अंडमान में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यों के आधार पर 4 बड़े राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो राज्यों के आधार पर 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम है। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। अगला है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को किससे अलग करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार से। फिर अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ, ये रेखा किसके द्वारा खींची गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, डूरन लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डूरन लाइन ये किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत का सबसे पूर्वी स्थान किस राज्य में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में होगा।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी स्थान किस राज्य में होगा, तो गुजरात में होगा। फिर अगला है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य हैं, तो इसमें से कौन सा है जो कि 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 7 राज्य कौन कौन से हैं जो कि 7 सिस्टर्स में हैं, तो मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर्स के पार्ट हैं, और पश्चिम बंगाल जो है नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है भारत का दक्षिण का पठार। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण का पठार। फिर अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। तो सिक्किम जो है, इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी और चीन तीनों से लगती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है। तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। फिर अगला है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान है, इनको जो है भाबर के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाबर। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट ये जो है क्या है, तो ये जो है पर्वत है या पठार है या पठारों की ढलान है या पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पठारों की ढलान है। फिर अगला है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो शिव समुद्रम द्वीप जो कि कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी। फिर अगला है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है, इसका नाम है कोरोमंडल तट। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल। फिर अगला है, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। तो भारत जो है किस कारण से उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है, इसके कारण जो है ये उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। फिर अगला है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, सबसे पहले वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। फिर अगला है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार किए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण। फिर अगला है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है, इसमें कितने महासागर मिलते हैं, तो केवल एक महासागर मिलता है जो कि है हिंद महासागर। ठीक है, अरब सागर जो कि महासागर नहीं है, सागर है। तो महासागर की बात करते हैं तो केवल एक ही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोंकण तट। फिर अगला है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। तो मन्नार की खाड़ी ये जो है किसके तट के साथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के तट के साथ जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, भारत के पर्वत, ये अगला टॉपिक आ जाता है, भारत के पर्वत। और पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, हिमालय है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत ये एक वलित प्रकार का पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वलित प्रकार का। फिर अगला है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है गॉर्डन ऑस्टिन। ठीक है, गॉर्डन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जानते हैं, और ये पीओके में है, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया क्षेत्र है, जिसको पीओके के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे है ये।
तो अगर ये नहीं मान लीजिए आता है ऑप्शन में तो कंचनजंगा दिया रहेगा, तो फिर जो है कंचनजंगा टिक करेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में दिया गया है तो पीओके जो है तो भारत का हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो फिर जो है अगर ये ऑप्शन में दिया गया है गॉडविन ऑस्टिन तो गॉडविन ऑस्टिन टिक करना है, अगर नहीं दिया गया है तो कंचनजंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सर्वोच्च चोटी है हिमालय की कंचनजंगा, ठीक है। और फिर अगला है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और प्राचीनतम कौन सी है? तो प्राचीनतम है अरावली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो हिमालय की पर्वत चोटी जो कि असम राज्य में है वो है नामचा बारबा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथीस सागर से, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा टेथीस। फिर अगला है, हिमालय का चरण प्रदेश यानी फुट हिल रीजन्स निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो फुट हिल रीजन है ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी ये कहाँ पे स्थित है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये है कुमाऊं हिमालय में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। फिर अगला है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है, तो हिमालय में हिम रेखा जो है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम, ये जो क्षेत्र है इसके बीच में होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो संसार की सबसे ऊंची चोटी में पहले नंबर पर है एवरेस्ट और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। फिर अगला है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है? तो कराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। फिर अगला है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी क्षेत्र में जो संकीर्ण और लंबी घाटियां हैं इनको जो है दून के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दून। फिर अगला है, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं इनको मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ग। फिर अगला है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल या पयार। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बुग्याल या पयार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय का कुमायूं हिमालय वाला क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। फिर अगला है, किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा जो है एवरेस्ट को कहते हैं नेपाल में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त की थी और इन्होंने किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो 1953 यानी कि 1953 में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। फिर अगला है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो नंदा देवी चोटी ये कुमायूं हिमालय का भाग है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय का भाग। फिर अगला है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? तो अराकान योमा ये जो है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है और ये म्यांमार में है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। फिर अगला है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी ये जो है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। फिर अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। फिर दोस्तों अगला है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ
तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक युग में। फिर अगला है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। पहला है एवरेस्ट, तो दूसरा पर्वत शिखर कंचनजंगा ये कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम में। फिर अगला है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। फिर अगला है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। फिर अगला है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट क्या है? तो ये एक भ्रंश कगार है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। फिर अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। फिर अगला है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो है कार्डमम पहाड़ियाँ यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। फिर अगला है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। फिर अगला है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है केरल में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। फिर अगला है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ हैं गुजरात में। फिर अगला है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये हैं मेघालय में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच में 3 पर्वत श्रेणियाँ जो कि सीमा निर्धारित करती हैं वो हैं खासी, पटकोई और अराकान योमा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी, पटकोई और अराकान योमा। फिर अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी यह है सतपुड़ा रेंज में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। फिर अगला है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणियाँ ये है राजस्थान में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर दोस्तों अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है इस समय? तो इस समय इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल ये है पालनी पर्वत श्रृंखला पर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पालनी। फिर अगला है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ ये हैं तमिलनाडु में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ। फिर अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडल पीक। फिर अगला है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बारवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। फिर अगला है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसमें से कौन से पर्वत जो है हिमालय का अंग नहीं है? तो कुनलून, कराकोरम और हिंदुकुश ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंग हैं। अरावली जो है अलग पर्वत श्रृंखला है। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है, भारत के पर्वतीय दर्रे। पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था?
तो भारत में आर्यों ने जो है खैबर दर्रे से होकर के प्रवेश किया था, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा खैबर। फिर अगला है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे जोजिला ये कश्मीर में है, नाथुला ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में, सिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जेलेपला ये भी सिक्किम में है। फिर अगला है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग ये किस पर है? तो ये बनिहाल दर्रे पर है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन सा दर्रा नहीं है? थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित दर्रा है, पीपली घाट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पीपली घाट किस में है? तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जो कि कश्मीर में है किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को। फिर अगला है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है जो कि पश्चिमी घाट में है ये किसको जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है और ये भारत को जोड़ता है म्यांमार से, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। फिर अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा ये है अरुणाचल प्रदेश में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा ये है जम्मू कश्मीर में, जो कि अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में कौन सा है? तो माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है, नाथुला और जेलेपला ये है सिक्किम में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथुला और जेलेपला। सिपकीला और यांग्याप ये हिमाचल प्रदेश में है, बुर्जिल और जोजिला ये कश्मीर में है। फिर अगला है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है ये बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल। फिर अगला है सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ए ऑप्शन। फिर अगला है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा ये जो है लिपू लेक दर्रे से होकर के गुजरती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपू लेक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लिपू लेक ये उत्तराखंड में है, सही सुमेलित है। रोहतांग दर्रा ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पालघाट ये केरल में है। फिर अगला है टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टॉगुप दर्रा ये जो है भारत को जोड़ता है पाकिस्तान से, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है खैबर दर्रा कहाँ पर है? तो खैबर दर्रा ये है पाकिस्तान में, ए ऑप्शन। अगला है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? तो पाल घाट दर्रा ये जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश से स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा इसमें से नहीं स्थित है? तो बाड़ाला, पाचाला और सिपकीला ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है, जयलेपला ये आपका सिक्किम में है। फिर अगला है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है और माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक ये तीनों उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से होकर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है भारत की नदियाँ। पहला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो हिमालय पार की कौन सी नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल
हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये तीनों नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। फिर अगला है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो सही अवरोही क्रम बताना है नदियों की लंबाई का। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें से सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, फिर दूसरे नंबर पे है गंगा, गोदावरी तीसरे नंबर पे, नर्मदा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत में सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है सबसे लंबी नदी है और ये भारत के अलावा तिब्बत में भी बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। भारत की बात करते हैं तो गंगा। फिर अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, डी ऑप्शन। फिर अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मा। फिर अगला है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं, तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब मिल जाती हैं तो उसके बाद जो है इनका नाम हो जाता है मेघना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो जो सुंदरवन का डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के बनाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो बताना है इसमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कावेरी, नर्मदा और गंगा ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में है। ब्रह्मपुत्र का जो है ये भारत में नहीं है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकलती है। फिर अगला है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में किस राज्य से होकर के प्रवेश करती है, तो सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी किस राज्य से होकर के प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, ये लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र के ही लगभग बराबर है और ये कितनी है, तो ये 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर अगला है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो मानसरोवर झील के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास से है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर दोस्तों अगला है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, और ये नदी द्वीप किस नदी में है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और कहाँ पे है, तो ये असम में है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है इसमें से बेतवा। फिर अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर। फिर अगला क्वेश्चन है, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियाँ अमरकंटक पठार से निकलती हैं और ये अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है, सोन नदी पूरब की ओर बहती है। फिर अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर अगला है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी निकलती है कहाँ से, नेपाल से निकलती है, वहाँ पे जो है इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है और फिर जो है इसको कोसी के नाम से जाना जाता है इंडिया में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, तो ओडिशा का शोक किसको कहते हैं, तो महानदी इसका राइट आंसर होगा, महानदी जिसको ओडिशा का शोक कहा जाता है। फिर अगला है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किसका स्रोत है, तो जनापाव पहाड़ी ये जो है किस नदी का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ी से निकलती है। फिर अगला है,
भारत की लवर नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जो कि लवर नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, तो ये जो है लवर नदी के नाम से जानी जाती है। फिर अगला है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के पास कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं यानी पश्चिम की ओर जो है बहती हैं, तो वो जो है क्या बनाती हैं? एस्चुरी। और जो पूरब की ओर बहती हैं यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वो बनाती हैं डेल्टा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। फिर अगला है, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो इसमें से जो है कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी, तापी नदी और मांडवी नदी, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसमें से बताना है डेल्टा कौन सी नहीं बनाती। तो गंगा और गोदावरी और महानदी, ये तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ताप्ती नदी ये जो है एस्चुरी बनाती है। फिर अगला है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे जो है क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी है चंबल नदी की सहायक नदी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से इसमें से नर्मदा नदी निकलती है, तवा नदी निकलती है और सोन नदी। गोदावरी नदी नहीं निकलती। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है नर्मदा नदी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। फिर अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। फिर अगला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी नदी को, ए ऑप्शन। फिर अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्र्यंबक गांव। फिर अगला है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो बेनगंगा और पेनगंगा ये जो है सहायक नदियां हैं गोदावरी की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। फिर अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। फिर अगला है, कावेरी नदी गिरती है? तो कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? तो कावेरी नदी जल विवाद ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी। फिर अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके करीब में है? तो कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर के करीब से निकलती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर। फिर अगला है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा। फिर अगला है, दामोदर नदी निकलती है? तो दामोदर नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसमें से भूमि बंधित नदी कौन सी है जो कि भूमि में ही समाहित हो जाती है, समुद्र में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी जो कि भूमि में ही समाहित हो जाती है, कहाँ पे? कच्छ के रण में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी। फिर अगला है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? यहाँ पे अमरकंटक होगा। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है? तो कोसी नदी, जो कि सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो गोदावरी और झेलम और रावी, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है, जबकि घाघरा घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा, घाघरा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा, ये तीनों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, और अमरावती ये जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरावती। फिर अगला है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी। फिर अगला है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसमें से बताना है कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है। तो कोसी, घाघरा और गंडक, ये तीनों जो है दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। फिर अगला है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा में मिलती हैं देवप्रयाग में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, देवप्रयाग। फिर अगला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मानसरोवर झील। फिर अगला है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? तो गोदावरी नदी ये कहाँ से होकर बहती है? तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली नदी। हुगली नदी, जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के ही किनारे है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हुगली। फिर अगला है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किस में मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना से। फिर अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये हुगली नदी के मुख पर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुगली। फिर अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है नर्मदा नदी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। फिर अगला है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जंगपो, इसको सांगपो नदी भी कहते हैं, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपो या यरलुंग जंगपो नदी के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दामोदर नदी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसमें से जो है केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि सोन जो है ये यमुना नदी में नहीं मिलती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती, प्राणहिता, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पेन्नार जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेन्नार। फिर अगला है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। फिर अगला है, हंगरी सहायक नदी है, तो हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वो है, तो कोपली जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो कोपली है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी। फिर अगला है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख से निकलती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो है। तो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है सतलज नदी, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर अगला है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। तो गंगा नदी की ये सहायक नदियां हैं, और इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो पश्चिम में सबसे पश्चिमी यमुना है, फिर घाघरा है, और फिर सोन, फिर गंडक, और फिर जो है लास्ट में है कोसी। फिर अगला है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दूध गंगा नदी ये किस राज्य में है, यह है जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर। फिर दोस्तों अगला है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के मध्य में काली नदी जो है सीमा बनाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली नदी। फिर अगला है, कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है। तो कालिंदी नदी जो है ये यमुना नदी का ही दूसरा नाम है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो नदियों के किनारे अवस्थित नगर, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें से कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। जबकि बरेली की बात करते हैं तो ये रामगंगा नदी के किनारे हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बरेली। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोमती नदी के किनारे कौन सा नहीं है, तो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों जो है गोमती नदी के किनारे हैं। चित्रकूट नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट। फिर अगला है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो कौन से राज्य की राजधानी जो कि गंगा नदी के किनारे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। पटना जो कि बिहार की राजधानी है और ये गंगा नदी के किनारे है। फिर अगला है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। फिर अगला है, पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे गलत हो गया है, पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है यहाँ पे होगा। तो पणजी जो है जो कि गोवा की राजधानी है और ये मांडवी नदी के किनारे है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांडवी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा ये जो है यमुना नदी के किनारे है, और दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोदावरी के किनारे कौन सा शहर नहीं है, तो नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ ये तीनों गोदावरी के किनारे हैं। खम्माम जो है ये गोदावरी के किनारे नहीं है। फिर अगला है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर ये जो है झेलम नदी के किनारे है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत जो है ये है तापी नदी के किनारे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन यह है क्षिप्रा नदी के किनारे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षिप्रा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है। तो जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। फिर अगला है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक आपका ये है गोदावरी नदी के तट पर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो सूरत आपको पता है ताप्ती नदी के किनारे है। कटक की बात करते हैं जो कि उड़ीसा में है और ये महानदी के किनारे है। मैसूर, तो मैसूर जो है ये कावेरी नदी के किनारे है। भोपाल ये किसी नदी के किनारे नहीं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी भोपाल। फिर अगला है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। फिर अगला है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो राउरकेला जिसको स्टील सिटी के नाम से जानते हैं और ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी। फिर अगला है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे है, सी ऑप्शन।
फिर नेक्स्ट है कावेरी नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है, और मैसूर भी जो है कावेरी नदी के ही तट पर है। तो यहाँ पे दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, तिरुचिरापल्ली और मैसूर। फिर अगला है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी ये जो है अहमदाबाद के किनारे बहती है, गुजरात में। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे शहरों के नाम है और नदियों के नाम है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो बैतूल बैतूल ये ताप्ती नदी के किनारे है। जगदलपुर ये इंद्रावती नदी के किनारे है। उज्जैन उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। और जबलपुर, तो जबलपुर ये मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी के किनारे नहीं है, जबकि नर्मदा नदी के किनारे है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जबलपुर। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर ये जो है राप्ती नदी के किनारे है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राप्ती। फिर अगला है भारत के प्रमुख नदी बांध। तो भारत के प्रमुख नदी बांध से पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी। फिर अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी जो बांध है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी व भिलांगना। फिर अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये जो है किस राज्य में है? यह है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है? तो महानदी पर। फिर अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये जो है बेतवा नदी पर है, सी ऑप्शन। फिर अगला है मैट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैट्टूर बांध ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर अगला है मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैट्टूर बांध ये है कावेरी नदी पर। फिर अगला है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध ये है महाराष्ट्र में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध ये है कृष्णा नदी पर। फिर अगला है अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो अलमाटी बांध है कर्नाटक में। फिर अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध ये है महानदी पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध ये है रावी नदी पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये तीनों बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल। फिर अगला है मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान बांध, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध ये तीनों जो है बराकर नदी पर हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बराकर। फिर अगला है पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? तो पोंग डैम ये है व्यास नदी पर, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बांध ये है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन। फिर अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध ये है कृष्णा नदी पर, ए ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध ये है आंध्र प्रदेश में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फिर अगला है इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की बांध ये है केरल में। और किस नदी पर है? तो अगला क्वेश्चन है किस नदी पर है इडुक्की बांध, किस नदी पर है? तो ये है पेरियार नदी पर। फिर अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध ये है नर्मदा नदी पर। फिर अगला है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध ये है बराकर नदी पर। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे कोनार को काट करके यहाँ पे बराकर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें, इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। फिर अगला है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक ये जो है मणिपुर में स्थित है,
और इसी झील में जो है सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ पार्क, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगला है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील जो है ये है मेघालय में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ये है ओडिशा में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी जो है भारत की खारे पानी की झील है। फिर अगला है भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील जो है ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला है लोनार झील किस राज्य से संबंधित है? तो लोनार झील ये है महाराष्ट्र में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर दोस्तों अगला है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील ये है कहाँ पे? राजस्थान में। फिर अगला है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है केरल में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील ये है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय यह है चंबल नदी पर, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो इसमें से कौन सी लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुदी झील ये लैगून झील नहीं है, बाकी चिल्का झील, पुलिकट झील और पेरियार झील ये तीनों लैगून झील हैं। फिर अगला है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है नक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो नक्की झील कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर अगला है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है हुसैन सागर झील। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील है अष्टमुडी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टमुडी। फिर अगला है नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील है जम्मू कश्मीर में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कयाल क्या है? तो कयाल किसको कहते हैं? तो केरल के जो लैगून है इनको कयाल के नाम से जानते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के लैगून। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है नैनीताल को, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है पैगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पैगोंग झील ये है लद्दाख में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। पहला है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसको जोग या गरसोप्पा भी कहते हैं। फिर अगला है विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये है कर्नाटक में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। फिर अगला है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात किस पर है? शरावती नदी पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। अगला है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये है कावेरी नदी पर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। फिर अगला है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो हुंडुरु जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। फिर अगला है भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत में जो है चित्रकूट प्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट प्रपात। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास में है? तो हुंडरू जलप्रपात ये रांची के पास में है झारखंड में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकक जलप्रपात यह है बेलगांव में। फिर अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात ये है
नवादा जिले में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है मसूरी में। बी ऑप्शन। फिर अगला है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, पायकारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पायकारा। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जलप्रपात और नदियाँ हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं बताना है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, सही सुमेलित है। धुआंधार ये है नर्मदा पर। सहस्त्रधारा ये है बाल्दी नदी पर। और गरसोप्पा की बात करते हैं तो गरसोप्पा किस नदी पर है, तो ये है शरावती नदी पर। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरसोप्पा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, सही सुमेलित है। पापनाशम, तो पापनाशम जलप्रपात जो कि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और इस जलप्रपात को अगस्तियार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पापनाशम। ये सही सुमेलित नहीं है। धुआंधार ये मध्य प्रदेश में है और हुंडरू झारखंड में है। फिर अगला है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो अगला टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था। तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था दामोदर नदी पर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना। फिर अगला है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना यह तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। फिर अगला है मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो मच्छकुंड परियोजना ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। फिर दोस्तों अगला है उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना जो है ये गुजरात में तापी नदी पर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। इसका निर्माण जो है टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। फिर अगला है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, ये है केरल में। फिर अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ पे है, ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। फिर अगला है इडुक्की जल परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये है केरल में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है कोसी परियोजना, तो कोसी परियोजना बिहार में है। और नागार्जुन परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुंड परियोजना की बात करते हैं तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। फिर अगला है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर अगला है बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं। तो बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक शक्ति परियोजना ये कहाँ पे है, ये है मणिपुर में, ए ऑप्शन। फिर अगला है रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो रिहन बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना ये है झेलम नदी पर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। फिर अगला है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। फिर अगला है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। फिर अगला है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। फिर अगला है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये है जोग प्रपात पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोग प्रपात। फिर अगला है बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब। फिर अगला है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना यह है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन। फिर अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी यह है हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। फिर अगला है भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर है और ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। फिर अगला है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूखा परियोजना। चोखा परियोजना ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना और पंचेश्वर परियोजना ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। फिर अगला है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना आपका है उड़ीसा में। फिर अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कर्नाटक में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। फिर दोस्तों अगला है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना है घाट प्रभा नदी पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है काकड़ा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकड़ा पार परियोजना यह है ताप्ती नदी पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह है बेतवा नदी पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स यह है भागीरथी नदी पर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना यह है नर्मदा नदी से संबंधित। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। फिर अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना ये है चिनाब नदी पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब। फिर दोस्तों अगला है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश। फिर अगला है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये है कृष्णा नदी पर। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मेट्टूर, तो मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में है। मयूराक्षी तो ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड तो ये जो है उड़ीसा में है, ना कि तमिलनाडु में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हीराकुंड। फिर दोस्तों अगला है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु से पहला क्वेश्चन है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, फिर है वर्ष भर लगातार वर्षा, फिर पवनों की दिशा में परिवर्तन,
तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवनों की दिशा में परिवर्तन, ये जो है भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था अल मसूदी, जो कि एक अरब विद्वान था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल मसूदी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो भारतीय मानसून को एल नीनो, जेट स्ट्रीम और तिब्बत का पठार, ये तीनों प्रभावित करते हैं। गल्फ स्ट्रीम नहीं प्रभावित करता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? तो शिमला जो है अधिक ठंडा इसलिए है क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अमृतसर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उच्च तुंगता पर स्थित है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वर्षा होती है राजस्थान में, कर्नाटक में और पंजाब में। तमिलनाडु में जो है नहीं होती है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और इसके अलावा लौटते हुए मानसून से भी तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर अगला है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है? तो तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। फिर अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। फिर अगला है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है मानसून के अरब सागर और बंगाल खाड़ी वाले दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, असम, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है मानसून आने से पहले ही मूसलाधार वर्षा हो जाती है। इसको नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नार्वेस्टर। फिर अगला है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत का जो कोरोमंडल तट है, जो तमिलनाडु वाला पार्ट है, तो वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में जो है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर अगला है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। फिर दोस्तों अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा भारत में किस क्षेत्र में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। इन क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिन राम, और ये भारत में ही नहीं विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। फिर अगला है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य क्रमशः हैं? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में और सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय तथा राजस्थान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो मासिन राम और चेरापूंजी इसमें अधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की हैं। तो इस कारण से जो है जो बादल होते हैं उसी में फंस जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। फिर अगला है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये समुद्र से अधिक दूर है। तो इसीलिए वार्षिक तापांतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर अगला है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। फिर अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है किस कारण से? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है,
मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? मौसमी वर्षा और अनिश्चित और अनियमित वर्षा और वर्षा का असमान वितरण। तो ये तीनों जो है मानसूनी वर्षा की विशेषता हैं। और फिर डी ऑप्शन दिया गया है, वर्षा होने वाली दिनों की निरंतरता। तो ये मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिर अगला है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि? तो भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। फिर अगला है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि? तो पुणे में मुंबई से वर्षा कम इसलिए होती है क्योंकि ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला है, भारत में वर्षा का औसत है। तो भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। फिर अगला है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है वायु की दिशा में जब मौसमी परिवर्तन होता है, तो इस तरह की जो जलवायु होती है इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। फिर अगला है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर। मैंगो शावर किसको कहते हैं? तो मैंगो शावर जो बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, इसमें मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही क्या कहते हैं, आम्र वर्षा या मैंगो शावर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। फिर अगला है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्योंकि? तो भारत जो है यहाँ पे वर्षा तो काफ़ी होती है, फिर भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है। कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। तो ये कारण सही है। फिर है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बन करके उड़ जाना। तो ये भी कारण सही है, यहाँ पे जो पानी बरसता है भाप बन करके तेजी से उड़ जाता है। फिर है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो ये भी तीनों कारण इसके सही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। फिर अगला है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? चेन्नई में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं इनको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इससे पूरे भारत में लगभग 75% वर्षा होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 75%। फिर दोस्तों अगला है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो चेन्नई में जो है जाड़ों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून निवर्तन यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है, इससे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेन्नई। फिर अगला है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो भारत के पश्चिमी तटों में गर्मी में जो है वर्षा होती है, ये किसके कारण से होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण से होती है। फिर अगला है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में कहाँ पे अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून यानी लौटते हुए मानसून का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरबी भाषा से। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है भारत के वन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण होना चाहिए।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो सबसे पहले वन नीति की घोषणा की गई थी 1952 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में सबसे पहले वन नीति की घोषणा की गई और नई वन नीति 1988 में इसकी घोषणा होती है। फिर अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पे है? देहरादून में। फिर अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ये है नागपुर में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव इसके जन्मदाता है के एम मुंशी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, के एम मुंशी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत के वनों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ये हर 2 साल में जो है रिपोर्ट जारी करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैंने बताया आपको 2 साल पर जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। फिर अगला है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है टोटल 8,60,276 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें जो है कुल वन और जो वृक्ष है तो इससे ढका हुआ क्षेत्र की टोटल इतना है 8,60,276 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे क्षेत्रफल का भारत के पूरे भूभाग का 24.56% है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो यहाँ पे सिर्फ वनों का आवरण पूछा गया है, कितने प्रतिशत भाग पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.67%। ठीक है, 21.67% जो है इतने प्रतिशत भाग पर वनों का आवरण है और वनों और वृक्षों दोनों का मिला करके 24.56% भाग पर है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। फिर अगला है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन कहाँ पे है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया था 1986 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1986। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है सागौन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है सुंदरवन में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किनमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।